Hello everyone, welcome back for the next lecture. Before starting lecture, I request you please subscribe the channel, please like and share as much as you can. Okay? अभी तक हम आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हम ब्रीफ कर लेंगे कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है। लास्ट क्लास में अभी तक हमने जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्कस करने के बाद सेल की तरफ बढ़े थे। तो सेल की डेफिनेशंस के बारे में हम लोग जाने थे कि सेल एग्जैक्टली क्या होता है। सेल का डेफिनेशन जो हमने देखा था वो था सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और थोड़ा उसको एलेबोरेट करने के बाद हमने सेल का एक फिगर बनाया था, एक पिक्चर बनाया था, कुछ इस तरह का था वो, जो कि इसकी बाउंड्री जो थी इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा लेमा। इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा लेमा। इन सम बुक्स, इन समवेयर आपको प्लाज्मा लेमा भी मिल सकता है। इसके सेंटर में जो ये पार्ट प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं कि भाई ये क्या है, दिस इज व्हाट न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस है। और इसी न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है, दैट न्यूक्लियस इज इक्वल टू, मैं मैथमेटिकली इसको लिख देता हूं, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो दिस इज व्हाट द बाउंड्री विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमने लास्ट क्लास में आपको बोला था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, ठीक है। और उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जब अंदर जाएंगे तो अपने को मिलेगा न्यूक्लियोलस। क्या मिलेगा, न्यूक्लियोलस, विच कंसिस्ट ऑफ आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ये कुछ चीजें, ये जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। डीएनए जो सेल में जैसा होगा उसके हिसाब से जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है। किसी के केस में डीएनए रहता है, किसी के केस में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है। तो डीएनए या फिर हम कह सकते हैं कि जीनोम या क्रोमेटिन फाइबर भी कहते हैं। क्रोमेटिन फाइबर, किसी किसी बुक में ये लिखा रहता है कि वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हमने इसको जूम करके लास्ट क्लास में इसे हमने बनाया था, तो हमने आपको बताया था कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर ये जो कंडेंस्ड फॉर्म है इसे बोला जाता है क्रोमेटिन फाइबर। यहाँ पे जो ये प्रेजेंट है इनसाइड द न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड इज न्यूक्लियोलस, और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, and inside that membrane is the plasms, the cytoplasm of the nucleus is called as nucleoplasm. This is what called as nucleoplasm. And the cell is also having a dense fluid inside the boundary of the cell, which is also called as cytoplasm of the cell, which is also called as cytoplasm of cell. So that nucleus is also having a cytoplasmic content. So that content is what called as nucleoplasm, the cytoplasm of nucleus. The cytoplasm of nucleus is what called as nucleoplasm. तो सेल के बारे में पढ़ते पढ़ते थोड़ा हमें अब कुछ और चीजें भी जानने की जरूरत पड़ेगी कि सेल के साथ जो न्यूक्लियस है, जो डीएनए है, जो हम कह रहे हैं कि जीनोम है, तो ये डीएनए और आरएनए किस चीज का बना होता है। तो उसको समझाने के लिए मैं पहले आपको एक एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दूंगा जिसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू nitrogenous base plus pentose sugar plus phosphate. Means what? The nucleotide is made up of nitrogenous base plus pentose sugar plus phosphate. अगर ये तीनों चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं तो वो एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। न्यूक्लियोटाइड्स आर लाइक
these are like adenine, guanine, cytosine, thymine. इस पे मैं आपको बताऊंगा नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये, और ये ऐड हो जाते हैं और ये सारे एक साथ मिल करके न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करते हैं। लेकिन तो ये अभी आप छोड़ दीजिए, थोड़ा आपको समझने में इसकी परेशानी होगी। और ये जो पेंटोज शुगर है, एज फॉर एग्जांपल हम राइबोज लेंगे एंड डीऑक्सीराइबोज, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टर्म को देखना है। पेंटोज, पेंट है मतलब 5 कार्बन होंगे इनके पास, मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा और सेप्टा 7, ऑक्टा 8, नैनो 9। ऐसा एक सीक्वेंस आप पढ़ेंगे, अगर आप चाहे तो इसे अभी भी लिख सकते हैं। तो जो राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा दैट इज ओनली इन केस ऑफ आरएनए। मैंने आपको बोला था कि आरएनए और डीएनए में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, एंड वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज इन केस ऑफ आरएनए द पेंटोज शुगर लाइक ribose sugar is present in case of RNA, and in case of DNA deoxyribose sugar is present. Fine. हमने क्या देखा? न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट। अब एक और एक्सप्रेशन मैं आपको बताऊंगा अभी कि न्यूक्लियोटाइड के साथ मिलता जुलता एक और शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। तो ये न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? ये हम लोग डीएनए के बारे में जानना चाह रहे हैं और क्रोमोसोम के बारे में जानना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये जानने की जरूरत होगी। हम ये समझ लेंगे तो हमें डीएनए ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू होता है, इसका एक बहुत छोटा फॉर्म है, फिर से N2 बेस प्लस पेंटोज शुगर, N2 बेस प्लस पेंटोज शुगर। अगर ये ही सिर्फ प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। थोड़ा इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है। फर्दर अब अगर हम नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, अगर ये दोनों न्यूक्लियोसाइड फॉर्म कर रहे हैं, तो कैन वी राइट न्यूक्लियोटाइड एज न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू, इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस phosphate. So these three combinations you have to remember. These all are always utilized very frequently. It is having a very high applications in your further studies, in your future lectures and future studies के लिए ये आपको बहुत समझ में आएगा। बहुत कंफ्यूजियस टर्म है, फिर से समझ लीजिए। न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू N2 बेस प्लस पेंटोज शुगर। N2 बेस प्लस पेंटोज शुगर ये दोनों सिर्फ अगर प्रेजेंट है तो उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। लेकिन अगर ये N2 बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट तीनों प्रेजेंट है तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू, इट कैन बी आल्सो expressed as nucleoside plus phosphate. Means what? When we add phosphate molecule to the nucleoside structure, then the resultant structure will be the nucleotide. That cannot be called as a nucleoside. When we add phosphate onto the nucleoside, the resultant structure what we gain after that is what called as nucleotide. तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड समझने के बाद
हम एक चीज अब आगे देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये फर्दर फॉर्म करता है जीन। न्यूक्लियोटाइड फर्दर फॉर्म्स जीन्स, जीन फर्दर फॉर्म्स डीएनए एंड डीएनए फर्दर फॉर्म्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमने क्या लिखा, न्यूक्लियोटाइड जीन फॉर्म करेगा, जीन डीएनए बनाएगा, डीएनए क्रोमोसोम बनाएगा, है ना। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, कैन वी से इट एज द बेसिक यूनिट ऑफ, it can be called as basic unit of gene, or we can say it as the basic unit of DNA, क्योंकि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना है, या फिर we can also say it as in one form the genome. Now what is that genome? मैं उसके डेफिनेशन यहां लिख देता हूं। जो जीनोम शब्द हम देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीनोम का मतलब होता है द कंप्लीट लेंथ ऑफ जीन। बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है, कंप्लीट लेंथ ऑफ जीन इज कॉल्ड एज जीनोम। या फिर हम कह सकते हैं, we can also use another definition, the complete length of the sequence of nucleotides means nucleotidic sequence. The complete length of nucleotidic sequence is called as जीनोम। जो पूरे न्यूक्लियोटाइड्स के जो सीक्वेंस होंगे उसको हम बोलेंगे जीनोम। द कंप्लीट लेंथ ऑफ जीन बोलते हैं, तो मतलब उसमें डीएनए भी कवर हो जाता है, ठीक है। तो जीन को हम क्या कह सकते हैं, जैसा हम जान रहे हैं कि जीन से डीएनए बना है, मतलब डीएनए को जब हम ब्रेक करेंगे तो वो शायद जीन देगा। द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, जीन कैन बी कॉल्ड एज फ्रैगमेंट of DNA. Gene can be called as fragment of DNA. बाकी ये DNA को हम कह सकते हैं it is the hereditary material, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, DNA कैसा होता है भाई, तो ऐसा होता है DNA कैसा होता है, ऐसा होता है, और इसके अंदर में बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। आप क्लास 10 के बेस में इसको आप पढ़ चुके होंगे, उस बुक में ऐसी कुछ चीजें आप देखे होंगे, द हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए आप पढ़े होंगे, है ना। तो ये जो डीएनए है ये हेलिकल होता है और ये हेरिडिटरी मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है भाई, तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, या फिर इसी जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कह सकते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल है। और ये जो हेरिडिटरी मटेरियल है इसका मतलब क्या है भाई, कि ये डीएनए जो है फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन ये पास होगा, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ये पास होगा। और ये अगर पास कर रहा है तो ये क्या पास कर रहा है, द फीचर्स, द कैरेक्टर्स। जो पेरेंटल बॉडी की जो कैरेक्टर्स होते हैं वही कैरेक्टर्स उनके नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। तो फिर भी हम कंप्लीट, एक और सवाल आता है यहाँ पे, जब हमारे पेरेंट्स का ही डीएनए हमारे पास है तो हम 100% कॉपी ऑफ पेरेंट क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ चेंजेस होते हैं। वो मैं जब डिवीजन पढ़ाऊंगा, सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां पे आपको उसका आंसर मिलेगा। कुछ चीजें एक्सचेंज हो जाती है, कुछ चीजें क्रॉस लिंक हो जाती है, कुछ एक हाइब्रिड फॉर्म में बच्चे के पास वो पहुंचता है, जिसकी वजह से जो पेरेंट का नेचर है वो 100% उनके ऑफस्प्रिंग में पास नहीं होता है। क्योंकि पेरेंट्स में कौन होता है भाई, मेल भी होते हैं एंड फीमेल भी होते हैं, दोनों के क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशंस अलग होते हैं। मेल के केस में XY है,
फीमेल के केस में एक्स एक्स है, तो दोनों का जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो अलग है, और बीच में वो क्रॉस लिंक होते हैं, वो लिंकेज फॉर्म कर लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं। हाइब्रिड डीएनए एक तरह से आपके समझने के लिए, आपके लेवल तक हम कह सकते हैं कि वो हाइब्रिड फॉर्म में, दोनों का मिक्स्ड फॉर्म में वो पास होता है। जब वो मिक्स्ड फॉर्म में पास होगा तो बट ऑब्वियस दो लोगों का कैरेक्टरिस्टिक एक जगह पहुंचेगा, तो कुछ मदर साइड से उसके कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे और कुछ फादर साइड से मिलेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि किसका कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा पावरफुल है। जो डोमिनेंट होगा उसका फीचर उन बच्चे में दिखाई देगा, है ना। तो डीएनए के बाद हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम। तो ये जो डीएनए है, जब ये मॉडिफाई करेगा, when the modification of DNA occurs by modification by histone and non-histone प्रोटीन से जब इसका मॉडिफिकेशन होगा तो वो फर्दर क्रोमोसोम फॉर्म करेंगे। तो ये हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या है भाई? एक बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर है, मानिए एक बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर डीएनए की रैपिंग होती है। जिसके ऊपर क्या होता है? डीएनए की रैपिंग होती है, फोल्डिंग होती है, उसके ऊपर वो बार बार घूमता है। एक बॉल के ऊपर वो राउंड मारा, फिर दूसरे बॉल आए, फिर उसके साथ जुड़ा, फिर और दो आए, फिर जुड़े, तो 8 हिस्टोन एक साथ ऑक्टामर फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं और वो बाद में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम ये हम बहुत पहले से जानते आए हैं कि भाई ये क्रोमोसोम है, हमारे फिगर में भी है। कैसे बनता है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। इसको बोलते हैं शॉर्ट आर्म, इसको बोला जाता है शॉर्ट आर्म, या फिर that can be also called as T-arm. Now that the arm which is present in the lower side is called as long arm, or it can be also called as Q-arm. तो क्या देखा हमने? ऊपर का जो आर्म है वो शॉर्ट आर्म है, जो नीचे है वो लॉन्ग आर्म है, या फिर इसको पी आर्म कहेंगे और क्यू आर्म कहेंगे। यहाँ पे एक ये जो राउंडेड बॉडी है जिससे वो अटैच्ड है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सेंट्रोमेयर। इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रोमेयर कहेंगे। तो ये सेंट्रोमेयर कैसा प्रेजेंट होता है, किस टाइप से वो प्रेजेंट होता है? तो सेंट्रोमेयर जो बीच में है, जब ये दोनों एक तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, जब एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई वहां पे क्या है? वहां पे एक तरह से सेंट्रोमेयर के फॉर्मेशंस हुए हैं। क्या हुआ है? सेंट्रोमेयर के फॉर्मेशंस हुए हैं। फर्दर इसको समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक छोटा सा लेंथ है, ये एक छोटा लेंथ है, इसको हम बोलेंगे जीन। ये एक और लेंथ, ये जीन, एक और लेंथ, ये जीन, फिर एक लेंथ, जीन, ये धीरे धीरे आपस में जुड़ गए, ये हो गया डीएनए, द कंप्लीट लेंथ ऑफ डीएनए। ये क्या हो गया? डीएनए। अब हम क्या कह रहे हैं कि डीएनए में मॉडिफिकेशन होता है तो वो क्रोमोसोम बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसा फोल्ड करते हैं, ये क्या है? ये है डीएनए। अब इसमें हम एक ऐसा ट्विस्टिंग करते हैं, ठीक है, शायद दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ट्विस्टिंग है। तो देखिए यहां पे बीच में एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज दिस स्ट्रक्चर, ये जो गांठ टाइप का आपको दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रोमेयर कहेंगे। तो ये सबसे पहले कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है ना, ये सबसे पहले कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है, ऐसा हमने किया तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। So that structure can be also called as, the centromere can be also called as primary, primary, primary constriction. Primary constriction. It is not restriction. It is constriction. Contract हो रही चीजें, फोल्ड हुई है। ये देखिए ये ऐसा फोल्ड होगा, तो जहां पे ये ज्वाइंट है, जो एक दूसरे के ऊपर ये दोनों थ्रेड ओवरलैप कर रहे हैं, इस पॉइंट को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहेंगे सेंट्रोमेयर। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ये।
और आगे जाकर के एक और बल्जी स्ट्रक्चर यहां से ऐसा प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सैटेलाइट। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सैटेलाइट। इसे हम क्या कहेंगे? सैटेलाइट कहेंगे, सैटेलाइट रीजन, या इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी constriction. It can be also called as secondary constriction. मतलब जब दोबारा इसमें फोल्डिंग होगा तब उसे हम कहेंगे, क्या बोलेंगे भाई? सैटेलाइट कहेंगे। तो ये ऐसा है, और बाद में मानिए फिर ये एक हाफ डीएनए यहां से फिर एक ट्विस्टिंग हो गई है, ऐसा। मैं कोशिश करता हूं जहां तक ये बन सके, ठीक है। ये एक ऐसा डीएनए हमने बनाया है, ये हमने एक ऐसा डीएनए बनाया है। तो इसके ऊपर का जो ये पार्ट दिख रहा है, ये अपर 2 फिंगर्स, तो यहां पे देखिए ये जो दोनों है मेरे जो फिंगर्स ऊपर में है, सबसे ऊपर में, ये होंगे क्या कहलाएंगे भाई? दीज टू आर कॉल्ड एज सैटेलाइट रीजन। तो सैटेलाइट रीजन दोबारा कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से बनता है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब ये जो क्रोमोसोम होता है ये और भी टाइप्स के होते हैं, लाइक मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ नहीं है, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स चीजें यहाँ पे नहीं है, एकदम ये आपको आना ही चाहिए, आगे आपको ये बहुत हेल्प करेगा। हाँ, तो हम लोग क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहे थे। तो बिफोर गोइंग ऑन दैट हम थोड़ा सा डीएनए के बारे में भी बात कर लें। डीएनए जो होता है, इट कैन बी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और इट कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्रोमोसोम के बारे में हम डिस्कस कर लें तो ये जो क्रोमोसोम होगा इसके 4 टाइप्स होंगे। पहला होगा मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। बिफोर डिस्कसिंग टेलोसेंट्रिक मैं आपको थोड़ा यहाँ पे ये चीजें दिखा दूं। ये देखिए जो मैं ब्लैक कलर से इसको जो कंप्लीटली मैं कवर कर रहा हूं, ब्लैक रीजन, द ब्लैक जोन दोनों भी साइड में, इसको बोला जाता है टेलोमेयर। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज टेलोमेरिक सीक्वेंस या फिर टेलोमेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो अब डीएनए के बारे में बता दूं मैं आपको। डबल स्ट्रैंडेड मतलब ये 2 स्ट्रैंड्स होंगे और ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े होंगे और वो बॉन्ड को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब एक सिंगल स्ट्रैंड होगा, ऐसा क्या होगा? एक सिंगल स्ट्रैंड होगा इस तरह का। तो उसे हम मतलब कोई सीढ़ी आपके घर पे आप हर कोई सीढ़ी देखे होंगे, अगर सीढ़ी के जैसा वो है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और अगर एक अकेला बंबू है तो उसे हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कहेंगे, मतलब सिंगल लेंथ ऑफ डीएनए। और अगर एक सिंगल लेंथ दूसरा सिंगल लेंथ दोनों एक दूसरे से अगर जुड़ गया तो उसको बोलेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो अब मैं आपको मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक इसके बारे में बता दूं ये कैसा होता है एक सिंगल लाइन से। बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस ऑल टर्म्स मैं आपको पहले ये बता दूं कि किस बेसिस पे डिवीजन हुआ इनका। the chromosomes are classified into 4 further subcategories on the basis of
on the basis of सेंट्रोमेयर्स लोकेशन, ये सेंट्रोमेयर का लोकेशन कैसा है उसके बेसिस पे, मतलब कहां पे लोकेटेड है सेंट्रोमेयर, उसके बेसिस पे 4 कैटेगरी हुई है। जैसे अगर एक ये क्रोमोसोम में ऐसा लाइन बनाता हूं, अगर बीचों बीच प्रेजेंट है सेंट्रोमेयर तो मेटासेंट्रिक। अगर थोड़ा इजी वे में हम दोनों आर्म्स को डिफरेंशिएट कर पाए, मतलब मिडिल से नीचे अगर है तो उसे हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। अगर थोड़ा और नीचे है, मतलब एक तरह से कहें कि थोड़ा इनको सब मेटासेंट्रिक के केस में जो दोनों आर्म्स होंगे उनको एक दूसरे के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि भाई दोनों इक्वल आर्म्स नहीं है। लेकिन मेटासेंट्रिक में दोनों आर्म्स इक्वल होंगे, ठीक है। जब इनको आप इसको इस डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे और इसको एज इट इज रहने देंगे तो कहीं ना कहीं ये एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। वी है ना, तो ये वी शेप होता है, ठीक है। जब इसको आप इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे नीचे के आर्म को बिलो द सेंट्रोमेयर तो ये एक एल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। एल में क्या होता है, एक जो डंडा होता है लंबा होता है और नीचे का जो बेस होता है लंबे वाले के लेंथ से कम होता है, तो ये एल, तो ये हो जाएगा सेंट्रोमेयर, ये हो जाएगा एल शेप। ओके। एक्ट्रोसेंट्रिक एक इजीली डिफरेंशिएटेड होंगे दोनों भी आर्म्स, कौन बड़ा है कौन छोटा है एकदम इजी वे में वो दिखेगा, तो ये हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक, जिसे हम कहेंगे जब इसको थोड़ा ऐसा अगर बेंड करेंगे तो ये एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो यहां पे मान लीजिए इसके सेंट्रोमेयर होंगे तो ये क्या होगा, जे शेप होगा, ठीक है। टेलोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक मतलब पहले टेलोमेयर की तरफ ध्यान दीजिए, ये जो दोनों भी टर्मिनल रीजन्स में जो सीक्वेंसेस हैं ये टेलोमेयर हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं इनसाइड, एक तरह से ये प्रोटेक्टिव लेयर है, आप इतना मानिए ये प्रोटेक्टिव लेयर है। ये लीकेज ऑफ सीक्वेंस जो इस क्रोमोसोम के अंदर जो सीक्वेंस है, जो जेनेटिक सीक्वेंस है ना, ये क्या है, ये है जेनेटिक सीक्वेंस। ये जो जेनेटिक सीक्वेंस है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कहीं बाहर से लीक ना हो जाए, तो ये टेलोमेयर्स दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं और ये हाईली मतलब स्टेबल है, इनमें कोई म्यूटेशंस नहीं होते, वो एकदम शांत रहते हैं, इनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, उनका सिर्फ काम है प्रोटेक्शन, लाइक द गार्ड ऑफ एन अपार्टमेंट। एक अपार्टमेंट के अंदर बहुत खलबली रहती है, लेकिन जो बंदा गेट पे बैठा होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होती, उसमें कोई खलबली नहीं रहती, वो ऐसे भी शांत रहता है, आराम से लोग आते हैं वो जाते हैं, आते जाते रहते हैं। लेकिन उस गार्ड का काम क्या है, अगर एक बॉयज हॉस्टल है तो बॉयज हॉस्टल से लड़कों को वो बाहर नहीं जाने देंगे, गर्ल्स हॉस्टल है तो गर्ल्स हॉस्टल से बच्चों को बाहर नहीं निकलने देंगे। गार्ड का काम ये होता है कोई अनवांटेड चीज बाहर से अंदर ना एंटर कर जाए, ये गार्ड का काम होता है कि नहीं। तो गार्ड की तरह ये काम करता है, ये सीक्वेंसेस को लीक नहीं होने देता है। इट does not allows the sequences present inside the chromosome to leak out into the surroundings, उस सराउंडिंग्स में लीक नहीं होने देगा। तो टेलोमेरिक रीजन में जो सेंट्रोमेयर का जो लोकेशन होगा, इन केस ऑफ टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम इट इज जस्ट टुवर्ड्स द टेलोमेरिक रीजन, टेलोमेरिक रीजन की तरफ होगा, तो ये कहीं ना कहीं एक आई शेप इसको कहते हैं, ये आई शेप्ड होगा। कैसा शेप होगा मेटासेंट्रिक का, वी शेप, विक्ट्री, सब मेटासेंट्रिक एल शेप, ऐसा एल शेप होगा, ये जे शेप होगा एक्रोसेंट्रिक, और दिस इज व्हाट द आई शेप, बिंदी ऊपर में बिंदु होगा, है ना।
आई शेप, मतलब ये सेंट्रोमेयर एकदम टेलोमेरिक, ये बिंदु मतलब ये ऐसा हो रहा है कि भाई ये तो सर बाहर निकल गया, ये बाहर ये नहीं होता, ये टेलोमेरिक रीजन पे प्रेजेंट होते हैं, वेरी नियरेस्ट टू द टेलोमेरिक रीजन। द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर इन केस ऑफ टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम इज वेरी नियर टू द टेलोमेरिक रीजन। दैट्स व्हाई ये आई शेप दिखता है। आई शेप, आई में तो ऐसा ही होता है ना, बिंदु लगाते हैं लेकिन थोड़ा गैप दे देते हैं, ये देखिए आई शेप ही दिखेगा, है ना। तो ये जो हमने डॉट दिए हैं हर जगह, वो क्या है, सेंट्रोमेयर है। और ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर, वहां पे सेंट्रोमेयर के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, 4 कैटेगरी होती है किसकी, क्रोमोसोम की। मेटासेंट्रिक, मेटा मतलब होता है इन बिटवीन, मैं आपको बता दूं, मेटा का मतलब होता है, मेटा मीन्स मिडिल कह सकते हैं, ठीक है। मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। अब आपको ये काफी इजीली समझ में आ जाएगा कि ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है, किस तरफ लोकेशन है। मेटासेंट्रिक बीच में होगा सेंट्रोमेयर, जो भी लेंथ होगा क्रोमैटिड का उसके बीच में होगा सेंट्रोमेयर, क्या होगा, सेंट्रोमेयर। तो ये वी शेप्ड बनाएगा, सबमेटासेंट्रिक एल शेप बनाएगा, एक्रोसेंट्रिक जे शेप और टेलोसेंट्रिक आई शेप। तो ऐसा क्रोमोसोम का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। द रियल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज लाइक दैट। तो आगे मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर क्यों ऐसा हम फॉर्म करते हैं, डिनोट करने के लिए इसे हम फॉर्म कर लेते हैं ताकि इजी वे में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। अब आगे एक और कैटेगरी होती है क्रोमोसोम की, मैं इसे मिटा देता हूं, यही इसके साथ, दोनों के साथ ये रहेगा तो शायद आपको और इजी होगा समझने में। मैं ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में मिटा देता हूं, है ना। क्रोमोसोम को और 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो शायद आप भी जानते होंगे काफी आराम से, आपको ये चीजें पता होगी पहले भी, कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं इट इज ऑफ 2 टाइप्स अगेन, जिसको बोलते हैं ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम का मतलब क्या होता है, दोज क्रोमोसोम्स विच फंक्शंस इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडीज, ठीक है। पहले सेक्स क्रोमोसोम लिख दूं, इट फंक्शंस इन सेक्स डिटर्मिनेशन, sex determination. As for example, in case of male X Y होता है and in case of female X X होता है. A pair of X chromosome is present in case of females and a single X and Y is present in case of males. तो ऑटोसोम का फंक्शन क्या होता है, अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्या है वो डिटरमाइन कौन करेगा, सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन करेगा। अगर एक एक्स और वाई आपस में मिल गया तो वो मेल बेबी होगा, और अगर एक एक्स और दूसरा भी एक्स, 1x फ्रॉम मदर 1x फ्रॉम फादर अगर आके मिलता है तो वो फीमेल बेबी होगी, ठीक है। ऑटोसोम का फंक्शन क्या होगा, इन ग्रोथ एंड development of body. It will control all kinds of functionality of a cell of an organism, but it is not having a single role in the determination of the sex of the baby. बेबी के सेक्स को डिफाइन करने में ऑटोसोम का कोई फंक्शन नहीं होता, और सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो सेक्स से डिटरमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एज फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमंस, हम लिख सकते हैं, वी हैव ह्यूमंस के केस में वी हैव 44 और 23 पेयर्स, क्या है, ऑटोसोम्स। मैं ए से रिप्रेजेंट कर सकता हूं इसको, स्पेस की थोड़ी कमी है तो ऑटो एस करके मैंने डॉट दिया है, ठीक है। और 44 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं जो होते हैं ह्यूमंस के केस में, कितने होते हैं, 46 होता है। तो 44 ये है ऑटोसोम, तो बाकी 2 या फिर 1 पेयर
क्या है, सेक्स क्रोमोसोम, 2 या फिर एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम, उसमें मेल अगर है तो उसके पास क्या होगा, XY, और अगर फीमेल अगर है तो XX। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपसे कोई पूछा कि व्हाट इज द जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ द मेल, क्या बोलोगे आप, 44 प्लस XY, हो गया ना 46। और फीमेल में अगर कोई पूछता है तो ऑटोसोम का नंबर तो दोनों के केस में सेम होगा, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो फीमेल के केस में होगा 44 प्लस XX, 44 प्लस XX। ठीक है, 44 plus XX and 44 plus XY in case of males, this is the symbol of male, and 44 plus XX in case of females, and this is the symbol of female। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर ये अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका भी ये फर्ज है कि आप अपने दोस्तों के लिए भी मेहनत करो, उसे शेयर करो, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो। कुछ बच्चे जो अभी भी नहीं देख पाए पूरे वीडियोस को, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली गो टू आवर चैनल एंड देन माइग्रेट टू द प्लेलिस्ट एंड स्टार्ट सर्चिंग ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आप उसे मेंशन करो और हम अपने लेवल से उसको हर हाल में रेक्टिफाई करके देंगे। मैं आपको समझा के दूंगा कंप्लीटली, मैं उसे फिर से डिस्कस करूंगा। इसके बाद हम एक और वीडियो जो नेक्स्ट रखेंगे, उसमें इससे आगे की कंटेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब हमने न्यूक्लियस के रिलेटेड DNA से लेकर के जीन, क्रोमोसोम, सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है ना। थैंक यू वेरी मच।